नमस्कार, मैं नु त्रिपाठी। मेरा उद्देश्य नहीं है किसी का दिल दुखाना। मेरा उद्देश्य नहीं है किसी के परिवार में दुख पहुंचाना। मेरा उद्देश्य नहीं है किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को आहत करना। तकलीफ तब हो जाती है कि जब किसी लाचार के ऊपर लोग फायदा उठाते हैं। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति थोड़ा-सा कमज़ोर पड़ जाता है, फिर ये दुनिया वाले उसके ऊपर राज करने का प्रयास करते हैं। आज मैं जो कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, इसे ज़रा गौर से सुनिए। ज़मीन पर पहुँचकर जानने की हकीकत और कोशिश की, तो पता चला कि कहीं न कहीं ये जो बात मैं कह रहा हूँ, ये बात लागू होती है सीतापुर के एक छोटे से कस्बा यानी थाना मोहाली के अंतर्गत। लालपुर करके गांव है, जहां पर एक दो महिलाएं और एक उनकी यानी तीन महिलाएं, सासू माँ और दो बहू, तीन लोग, सिर्फ तीन लोग। ससुर इस दुनिया में है नहीं। बड़े बेटे को फर्जी फंसा करके तिहाड़ जेल में फंसा दिया गया। आप विचार करिए, जिसके ऊपर इतना बड़ा कहर गिरा हो, वो व्यक्ति, चाहे वो व्यक्ति हो या हम खुद क्यों ना हो, वो व्यक्ति टूट जाता है। और जब टूट जाता है तो इसका लाभ आसपास के लोग बड़े आसान तरीके से उठा लेते हैं। प्यारे मित्रों, जिस पति को फंसाया गया, जेल में डाला गया, उसकी रिपोर्टें हमारे पास मौजूद हैं। सन 2021 में उसके मस्तिष्क में ब्रेन कैंसर है। ब्रेन कैंसर के बावजूद भी वो तिहाड़ जेल में सजा काट रहा है। हालांकि जमानत तक भी नहीं मिल रही है। आप सोचिए कि उस पत्नी पर क्या बीत रही होगी जिसका पति 4 साल से जेल काट रहा। सोचो, नई शादी, छोटे छोटे बच्चे, कैसे कटता होगा जीवन, ये आप खुद समझ सकते हैं। क्योंकि यदि आप शादीशुदा लाइफ में हैं तो आप जरूर दर्द समझ सकते हैं कि एक अबला महिला किस तरह से जीवन यापन करती है। इन सब के सामने कोई भी कमाने का जरिया नहीं है। एक खेती थी, उस खेती के तहत ही अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन वहां के कुछ तथाकथित लोगों ने उस खेती पर भी अपना कब्जा जमाने का कार्य किया। अब कहानी इस प्रकार की है प्यारे मित्रों, कि दो बहनें होती हैं, एक सौतेली और एक सगी। यानी उनकी जो माँ होते, यानी उनके जो पिता होते हैं, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो कानूनी प्रक्रिया के तहत ये जो जमीन है, जैसे मान लो 10 बीघा जमीन है, तो वो 10 बीघा जमीन 5 बीघा उस पक्ष को मिलना चाहिए और 5 बीघा इस पक्ष को मिलना चाहिए। यही निष्पक्ष है। लेकिन यहां पर मामला उल्टा हो रहा है। मामला है दो बहनों के बीच का, लेकिन यहां पर यादव, वर्मा जी और एक ही उनके परिवार के व्यक्ति हैं, ये तीनों की एंट्री हो जाती है और सस्ते मध्य में खरीदने का प्रयास करते हैं। जो सौतेली बहन है उसको पटाने की कोशिश करते हैं। उससे कहते हैं कि तुम्हारा हम पूरा 10 बीघा खेत तुम्हारे नाम करवा देंगे और मुझे खेत ये आप बेच दो। हालांकि जो दूसरी बहन है उसको शायद हो सकता है 2-4 लाख 5 लाख भले ही मिल जाए, बाकी पूरा ये कहीं ना कहीं दलाल खाने का प्रयास कर रहे हैं। बात यहां पे नहीं रुकती है। बात यहां पे ये हो जाती है कि फिर ये तीनों चारों लोग, यानी यादव जी, वर्मा जी और जो एक हमारे इनके पारिवारिक हैं, वो तीनों लोग मिलकर के प्रशासन से साठगांठ करते हैं। और सबसे बड़ा जो अहम रोल और भूमिका है वो लेखपाल निभाते हैं। लेखपाल यहाँ पर भूमिका निभाते हैं और उसकी गुंडैती और गुंडागर्दी से 10 बीघा की फसल, यानी कि जो ये पक्ष है, यानी कि जो राम बेटी हैं, यानी कि जो दूसरी इनकी बहन है, जो सगी हैं, यानी राम बेटी के का कब्जा लगभग 12-13 साल से है। और वो गेहूं बोती है, अपना गेहूं जब काटने चलती तो गेहूं काटने नहीं दिया जाता। दबंग लोग रातों रात गेहूं कटवा कर अपने घर में भर लेते हैं। आखिर ये किसके सह पे हो रहा है, ये आप तो समझदार है ना। कप्तान से लेकर के सीओ से लेकर थाना से लेकर के लेखपाल और कानून को सबके पास वो महिला भटकते भटकते परेशान हो गई, लाचार हो गई। इतना गड्डी एप्लीकेशन का रखा है, लेकिन किसी भी तरह से उस पीड़ित महिला का किसी ने सुना नहीं।
अब आप विचार कीजिए कि हमारे देश की जो कानूनी व्यवस्था है वो किस तरह की है कि गरीब व्यक्ति को दबाओ और लाचार करो। महिला यहां तक इतना परेशान हो चुकी है कि जिसके साथ ये घटना ऑलरेडी पहले से चल रही हो और ऊपर से ये जमीनी विवाद आ गया हो, साथ साथ में जिस मकान में रह रहे वहां पर भी दबंग कह रहे कि यहां पे भी मेरा कब्जा है। अब बात पते की यहां पे ये आ जाती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसे वहां पर पैसा अलॉट हुआ था जिसमें उसने मकान बना रखा है। उसके बावजूद भी ये लोग कह रहे कि ये मकान उनका है। अब आप बताइए, जब प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा अलॉट हुआ होगा तो जाहिर सी बात है इस पक्ष के नाम से हुआ होगा, फिर भी ये लोग वहां पर दावा ठोकते हैं। अब आप सोचिए कि हमारे देश के अंदर जो ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था कहीं ना कहीं लाचार लोगों को गड्ढे में डाल रही है। जब इसकी सुनवाई नहीं होती है, सालों साल से परेशान है, फिर उसके बाद खेती की जो फसल है वो भी नहीं मिल रही, फिर क्या एक व्यक्ति की एंट्री हो जाती है, वो व्यक्ति हमारा नंबर इस महिला तक पहुंचा देता है और ये महिला लगातार मुझसे 10-12 दिन से संपर्क करने का प्रयास कर रही है। किसी कारणवश मैं इनकी चीजों को नहीं समझा, लेकिन जब मुझे लगा कि जब व्यक्ति जब परेशान होता है तो उसके अंदर एक गुस्सा भी होता है। जब इस महिला ने मुझे मैसेज किया कि सर आप मेरा काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आप हमें प्लीज बताइए, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा पीड़ित हो सकती है। फिर मैंने क्या किया, मैंने अपनी तरफ से संपर्क उनसे साधा और उनसे बात करने का प्रयास किया। सारी बातें फोन पर जब समझ में आने लगी, तत्काल प्रभाव पे लेखपाल को हमने लाइन पे लिया और लेखपाल को कॉल किया। लेखपाल कहने लगे कि मैं मंगलवार को राशन दिला दूंगा, यानी कि आज। तो आज देखते हैं ये राशन मिलता या नहीं मिलता। नहीं मिलता है तो लेखपाल साहब को तो जवाब देना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग सारी मौजूद है महिला के पास भी, जहां पर कुछ दबंग बाहर आकर के उसे गाली गलौज तक देते हैं। यहां तक कहते हैं कि तुम्हारा पति जेल में है, उस पति की कमी हम पूरी कर देंगे। इस तरीके के बखान ये आपराधिक तत्व करते हैं। और जब ये महिला जाती है कंप्लेन करने के लिए, तो पुलिस आती है और पुलिस आराम से पता है क्या कहती है, सुलहनामा करा देती है कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन ठीक 10-15-20 दिन के बाद फिर से वही गाली गलौज होता है। पानी तक नलों में नहीं भरने दिया जाता। आप जरा विचार कीजिए, ये महिला पासी समाज से आती है। दुर्भाग्य इस बात का है कि पूरा गांव यादव और वर्मा लोगों का है और वहां पर ये इकलौता घर है। एक इकलौता घर को किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, ये आप अंदाजा लगाइए। आप अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं ना, तो आपके साथ भी ऐसी घटना घटित हो सकती है यदि आपने ये वीडियो नहीं शेयर किया, क्योंकि हर किसी की कोई आवाज नहीं बनता। जमीन का विवाद एक ऐसा होता है कि जिसे कोई भी मोल नहीं लेता और ना ही हाथ लगाता है। महिला का कहना है कि उसने कई लोगों से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन बिना दाम के कोई उनकी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। जब मुझसे बात हो जाती है, फिर मैं उनके घर पे पहुंचता हूं कि जमीनी हकीकत, जमीनी सच्चाई को देखता हूं। उसके बाद मैं आपको बता रहा, उसके बाद फसल काटने के बाद जबकि कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, मुकदमा कोर्ट में चलने के बावजूद भी बिना आदेश के, ना तो इस पक्ष के पास आदेश है ना उस पक्ष के पास आदेश है, और वो दबंग जो पक्ष है वो जाकर खेत में हल चलाता और जुतवा देता है। ये सरेआम गुंडागर्दी वो दूसरा पक्ष कर रहा है, लेकिन शासन प्रशासन के नाक की तले कर रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। महिला की रिकॉर्डिंग भी हमने अपलोड कर रखी है, आपने सुना होगा, जिसमें वो अपनी जान माल का यहां तक कह रही कि अगर हमारा नहीं हमको इंसाफ मिला तो हम आत्मदाह तक कर सकते हैं। आप सोचो, कल को अगर ये घटना घट जाती है या कोई आत्मदाह हो जाता है या कोई भी ऐसी घटना घटित होती हो, तो क्या इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन लेगा? मैं सवाल पूछ रहा हूं। मेरा उद्देश्य नहीं है कि किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाऊं, लेकिन तकलीफ होती है जब किसी के साथ गलत होता है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं उस मोहाली थाने के जो भी थाना इंचार्ज साहब हैं कि क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे अगर कल को मान लो वो बुजुर्ग महिला अगर उसके साथ कोई घटना घटित हो? अब देखना यह है कि इसको इंसाफ कहां तक मिलता है। हालांकि मैं पूरा प्रयास यही करूंगा कि इस परिवार को मैं इंसाफ दिला सकूं, और मैं विश्वास करता हूं इस महामाई पे जो मेरे बगल में बैठी है, ये जानती हैं जिस कार्य में मैंने हाथ डाला है, इन्होंने सहयोग मेरा पूरा किया है। तो मैं उन गुंडों को एक बात कहना चाहता हूं, जितना आतंक फैलाना है फैला लीजिए, याद रखना तुम्हारे बुरे वक्त स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत ज्यादा बुरे वक्त स्टार्ट हो चुके हैं। अत्याचार का अंत होता है। सबने चूड़ी नहीं पहन रखी है, बेशक सभी ने हाथ खड़े कर दिए, किसी ने साथ इस महिला का नहीं दिया, पर ये देगा अनु त्रिपाठी, बिल्कुल देगा।
एक से एक अपडेट और खबर भी दूंगा, अधिकारी से लेके आला अधिकारियों तक बात भी करूंगा और कोर्ट कचहरी कानून तक कार्य करूंगा। महिला ने यहां तक कहा कि सर जी आपका जो भी खर्चा आएगा वो दे देंगे। मैंने उससे कहा अगर खर्च की आप बात कर रहे हो तो समझ लो आप अपने जीवन में बहुत बड़ा संकट पाल रहे हो। हमसे मदद चाहिए तो मुझसे खर्च की बात मत कीजिए। हाँ, आपको ऐसा लगता है मैं आपके दरवाजे पहुंच रहा हूं, मेरे साथ 2-4 लोग रहते हैं, उनका मान सम्मान रख लीजिए और जो भी किराया भाड़ा लगता है वो आप दे दीजिए। ये कोई भी गुनाह नहीं है। यदि हमारा कोई भी व्यक्ति अगर मुझे अगर आप बुला रहे हैं या कहीं मैं आ जा रहा हूं तो हमारा जो किराया भाड़ा भैया लगता है, कोई आदमी जेब से तो नहीं लगाएगा, ये आप भी जानते हो। बस वो हम जरूर गुनाहगार हो सकते हैं, चाहे गुनाहगार समझ लो और चाहे हमें जो भी समझ लो, मैं किराया भाड़ा जरूर ले लेता हूँ जो हमें खुशी से दे देता है व्यक्ति, चाहे वो 1000 रुपये दे दे, चाहे 2000 दे दे, वो अपनी उसकी इच्छा अनुसार। हाँ, लेकिन एक बात है कि यदि किसी का कार्य बनता है तो याद रखना कि जीवन में अगर आपका कार्य बनता है तो हमेशा दूसरों के लिए खड़े होना सीखिए। और जाति की मानसिकता रखने वालों, मैं तुम्हें एक बात कान खोल करके कहना चाहता हूं, इस महिला ने भीम आर्मी से भी संपर्क साधा, जाने कितने लोगों से संपर्क बनाया, जाने कितने लोगों मायावती जी से संपर्क करने की कोशिश करी, लेकिन आज तक ये लोग इनकी मदद करने नहीं आए। सिर्फ दलित की राजनीति तो करते हैं पर काम नहीं करना चाहते, क्योंकि ये काम हम जैसे लोग करते हैं। इन लोगों को अपना घर परिवार दिखता है, डर लगता है कि भैया इस मामले में हाथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें डालेंगे तो 4 मेरे वोट खराब हो जाएंगे। मुझे वोट की चिंता नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई नेता बन के नहीं आया हूँ, मैं एक समाज सेवक हूँ और समाज की सेवा कर रहा हूँ। जरा सोचो कि भीम आर्मी से संपर्क करने के बाद भी उन लोगों ने साथ नहीं दिया इस परिवार का। आप विचार कीजिएगा इस पर। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं खिलाफ उस हर एक व्यक्ति का हूं कि जो पीड़ित है, आखिर उसकी मदद क्यों नहीं। दलित की राजनीति तो कर सकते हो, लेकिन उसकी पीड़ा क्यों नहीं सुन सकते हो। तब पीड़ा हम जैसे लोग सुनते हैं, जिनको आप लोग गरियाते हो, जिनको आप पंडित बात कहते हो, ब्राह्मण बात कहते हो। याद रखना, हर एक ब्राह्मण एक जैसा नहीं होता। ब्राह्मण जितना मानवतावादी होता ना, इतना कोई भी व्यक्ति नहीं होता है। पहले दिल में झांक कर देखो, लोगों से प्रेम करता हूँ। अगर मेरा कोई भाई ना परेशान होता है तो मुझे रात में नींद नहीं आती है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि कोई राजनीति करने आया हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि यदि आपने ये वीडियो देखा है तो इस बात को शेयर ज़रूर करिए, ताकि उस महिला को इंसाफ मिल सके। आपके एक शेयर से उस महिला का भविष्य उज्जवल हो सकता है, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं। अगर आपने नहीं शेयर किया तो मुझे लगता है कि जब आपके साथ कोई घटना घटित होगी तो आपके लिए भी कोई शेयर नहीं करेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। क्या देओगे हो? तो कह भाई इनका ही तो खिलाओ यार। सुनो सुनो, गेहूं कैसा दे हो? गेहूं कैसा दे हो? ना भाई दे 4 दिन बाद जब तुम्हारी जुम्मे में यहाँ आएंगे। हाँ भाई इन्हें का देते ना ये बताइए हम का दी। हाँ बस ये है तुम्हें कहना है, समझे? ठीक है, और कुछ ना तुम कहो, ठीक है, और कोई मतलब तो ना बोलो। हमारी तुम्हारी बात हो रही है, क्या बोल रही तुम? देखो कोई बोलो। चुप रहो, चुप रहो। अरे तुम बता, तुम बात करो। क्या तुम का कह रहा हो कि हम गेहूं तुम्हें दे, बिरछ तेरे ठाड़े हैं। हाँ, तुम्हारे आगे एक लड़का है, तुम्हें लगत कौन दी? लगत दे रहा है तुम्हारी अम्मा। अम्मा का नाम है? काम देती लगत दीना, सब खेत सिंचाई हो बवाई सब पैसा दी ना, कितने दिन? 8000 सब 8000 लगे हैं। सब 8000 लगे हैं। तो गेहूं कई को फर्ज बंद लेके रहो। फर्ज भाई तुम्हारे ही बंद शुरू कहा कहीं हम शुरू के कहा तुम्हें बताया काटे तब लग तो गेहूं फिर हमें दो, फसल हमें दो। तो हम देखा नहीं कर लेखपाल कहीं जिले हमारी ना जाए हम कहीं। तो लेखपाल आई है कब? लेखपाल अब है, हमें पुलिस प्रशासन अब है, आवे यही है कब? अब आई वही करे हैं। तुम गेहूं अपने घर रखे ले तो हमें ना दे तो? ओ फूल हमारी जिम्मेदारी, बोझ बांधे ना बिटिया तब हम ते कहीं बोझ खंदी गए तो तुम्हारी जिम्मेदारी। सुनो चुप्पे तेरे, अगर तुम उनका बुला ले आओ, तुम गुस्सा करके उन्हें दे दो तो जिम्मेदारी तुम्हारी है। हाँ हम ना जल्दी बोल। तुम पैसा दियो, हम तुमसे पैसा लेबो गेहूं के रहे, गेहूं लेब तुमसे, ठीक।